आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 6। कह रहा एक कण जिसके स्थित सदिश r के x y z अक्षों के अनुदिश अवयव क्रमशः x y z है। तो x y z एक्सिस है, उनके जो स्थित सदिश हमारा r है, इसके जो घटक यानी कंपोनेंट है वो x y z है। और रेखीय संवेग सदिश p के अवयव px py pz है। तो जो हमारा लिनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग है, तो रेखीय संवेग जो है उसके x y z एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो px py pz है। कोणीय संवेग L के अक्षों के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि जो पोजीशन वेक्टर है r, स्थित सदिश r है, उसके x y z में एक्सिस x y z है। हालांकि r x r y r z लिखना चाहिए। और रेखीय संवेग जो p है उसके घटक कौन कौन से हैं? px py pz। तो कह रहा कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम L के x y z अक्षों के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि यदि कण केवल x y तल में ही गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल z अवयव ही होता है। तो अगर x y प्लेन में कोई कण गतिमान है तो केवल z अवयव ही यानी z कंपोनेंट ही होता है, जैसा एनसीईआरटी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको एक एक करके देखते हैं और कोई त्रुटि ना हो तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो माना कण बिंदु P पर स्थित है, इसका स्थित सदिशार तथा रेखीय संवेग P है। तो पोजीशन वेक्टर R और लिनियर मोमेंटम P है। ये ओरिजिन है, यहाँ से x y और z प्लेन एक्सिस बना दिए गए हैं और x y और z सब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर, जैसा हमको पता है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है और केंद्र बिंदु से दूरी R है, तो केंद्र बिंदु से पोजीशन यानी स्थिति इसकी R है, इसलिए इसे स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो ये पॉइंट P है और P पॉइंट जो है, यहाँ से देखिए जो लिनियर मोमेंटम है रेखीय संवेग P, उसकी ये दिशा है, थीटा कोण पर लिनियर मोमेंटम की दिशा है। तो ये फिगर हम लोगों ने बना दिया है। अब इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम जो होता है तो L = R क्रॉस P होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है। और स्थित सदिश और लिनियर मोमेंटम के x y z अक्ष में घटक लिखे x y z और यूनिट वेक्टर i j k कैप हो गए x y z एक्सिस में, जैसा हम सदिश बना लिखते समय लिखते हैं या वेक्टर को दर्शाते समय लिखते हैं। इसी प्रकार से हमने लिनियर मोमेंटम में x y z कंपोनेंट और उनके यूनिट वेक्टर हम लोगों ने लिखा है एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर i कैप j कैप k कैप। अब देखिए सदिश का कोणीय संवेग L = R क्रॉस P होता है। तो हमने वैसे ही R लिखा, तो R की वैल्यू थी x y z, वैसे लिखा i कैप j कैप k कैप वैसे लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया। P के लिए वैसे ही लिखा px py pz और x y z एक्सिस के एकांक सदिश i कैप j कैप k कैप लिखा। और इसको लिखा कैसे जाता है? तो यहाँ पर i कैप j कैप k कैप लिखा, फिर x y z लिख दिया और फिर px py pz लिख दिया। जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिख दिया। अब देखिए यदि x y तथा z के अनुदिश L के अवयव क्रमशः Lx Ly तथा Lz हैं, तब
तो जैसे एक्स वाई जेड प्लेन में आर और वाई के पी के घटक लिखे हैं, वैसे एल के लिखेंगे अगर, तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये एक्स वाई जेड एक्सिस में कंपोनेंट हो गए, इक्वल टू आई कैप। अब जैसे इसका गुणा करते थे और फिर इसमें घटाते थे, तो इसका गुणा करके इसमें घटाएंगे, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस, अब जे कैप लिखेंगे, तो जिसको लिखते हैं जैसे एक्स आई वाला लिखा है तो इसको छोड़ देंगे, आगे वाला लिखते थे, पूरा एनसीईआरटी में हमने बताया। अब जे वाला लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, अब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब हम आई का लिखेंगे तो ये पूरा छोड़ देंगे, इसका गुणा करके माइनस इसका गुणा करेंगे, ठीक ना। तो जेड पी वाई माइनस जेड जेड इसका गुणा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई हो गया प्लस, अब जे में करेंगे जब, तो जब जे का करेंगे तो जे को छोड़ देंगे, जब जे को छोड़ देंगे और इसमें पहले इसका गुणा करके इसको घटाए हैं, अब इस बार क्या करेंगे कि इसका गुणा करके इसको घटाएंगे, तो पी एक्स जेड जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये घटाया, जे कैप लिखा प्लस, अब के कैप लिखेंगे तो जिसको लिखेंगे उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, अब इसको करेंगे तो इसका गुणा करके इसको घटाएंगे, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया। इस प्रकार से घटाएंगे जैसा हमने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते समय बताया था। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब अगर दोनों पक्षों की हम तुलना करें तो यहाँ पर एल एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आई के साथ आई वाला होगा तो आई आई हट जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई हो जाएगा। अब जे वाले में जे जे हट जाएगा तो एल वाई बराबर हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। इसी प्रकार एल जेड हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब ये एक चीज तो हमने लिख ली कि यल के अक्षों के अंदिश अवयव ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो गए। अब आगे पूछ रहा है कि दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में ही गतिमान हो, यानी एक्स वाई प्लेन में गतिमान हो, तो कोणीय संवेग का केवल जेड अवयव ही होता है। ये भी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नानुसार कण एक्स वाई तल में गति कर रहा है, तो एक्स वाई तल में गतिमान कण द्वारा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होगा, एक्स वाई तल में गति कर रहा है तो टाउ जेड इक्वल टू, बल आघूर्ण को टाउ लिखते हैं टार्क की वजह से, तो टाउ जेड इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में बहुत लॉन्ग सॉल्यूशन दिया है, तो हम दिमाग लगा करके समझेंगे। तो ये जो फिगर है इसको हिंदी वाली बुक में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर में, अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मूव करेगी तो एक्सिस जेड पर रहेगी। जब एक्सिस जेड पर रहेगी तो एक्स वाई प्लेन में मूव करने वाली बॉडी के लिए एक्सिस जेड पर रहेगी और एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होगा, तो पोजीशन उसकी एक्स वाई प्लेन में रहेगी और जो संवेग है रेखीय संवेग वो जेड एक्सिस में रहेगा। तो जेड एक्सिस और रेखीय संवेग पी जो है समांतर हो जाएंगे। जब समांतर हो जाएंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी को आर पी साइन थीटा। अब थीटा बराबर 0 हो जाएगा
तो साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो LZ हमारा जो ये मतलब रेखीय संवेग जो है ये वाला Z एक्सिस में 0 हो जाएगा, क्योंकि जब XY प्लेन में ऐसे मूव करेगी कोई बॉडी या ऐसे मूव करेगी तो धुरा तो हमारा ये हो गया, तो जिस प्लेन में मूव करती है उसके परपेंडिकुलर रेखीय संवेग काम करता है। तो जब परपेंडिकुलर रहेगा तो Z एक्सिस और P एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, यानी या तो 0 डिग्री में रहेंगे या 180 डिग्री में। तो जो दोनों कंडीशन में PZ इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री या साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि द पार्टिकल मूव इन द XY प्लेन, hence the Z component of the position vector and linear momentum vector becomes 0। तो जो पोजीशन वेक्टर और लिनियर मोमेंटम है इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, Z कंपोनेंट वाला, यानी Z बराबर RZ कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर बराबर PZ बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में रहेंगे। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, Z वाला तो 0 हो जाएगा, तो 10 इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, तो यहाँ पर देखिए PZ 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और Z यानी पोजीशन वेक्टर इधर 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो LX हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखें LY वाले में, तो LY में PZ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें Z की वैल्यू 0 रखेंगे पोजीशन वेक्टर वाली तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो LX और LY 0 हो जाएंगे, केवल LZ बचेगा XPY माइनस YPX। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए LX बराबर 0 हो गया, LY बराबर 0 हो गया, LZ बराबर बचा XPY माइनस YPX। तो therefore when the particle is confined to move in the XY plane, the direction of angular momentum is along the Z direction। तो अगर कोई वस्तु XY तल पर मूव कर रही है तो जो कोणीय संवेग होगा उसकी दिशा Z एक्सिस में होगी, LZ, X और Y प्लेन पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर X एक्सिस में है तो कोणीय रेखीय संवेग Y में है, मतलब ये भी आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। यहाँ भी देखिए Y है तो लिनियर मोमेंटम रेखीय संवेग X एक्सिस में, तो ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और ये पूरा जिस प्लेन पे है उससे 90 डिग्री पर ये हमारा LZ यानी कोणीय संवेग है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर XY प्लेन में मूव कर रही है, ये देखिए सब 90 डिग्री हैं, हमने इसलिए ऐसा बनाया है ताकि आपको ये लगे कि ये मान लीजिए X एक्सिस है, Y एक्सिस है, तो XY एक्सिस में अगर ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है इस प्रकार से, तो Z एक्सिस में हमारा कोणीय संवेग होगा, ये कहने का मतलब है। तो ये उसी प्रकार से है जैसे स्क्रू रूल था, खुलने वाला बंद होने वाला, कि दाहिनी तरफ घुमाएंगे किसी चीज को तो स्क्रू मेज में धंसेगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में उसका कोणीय संवेग होगा, और अगर खुलेगा तो आउटवर्ड दिशा में उसका Z एक्सिस में कोणीय संवेग होगा, ये कहने का मतलब है। अब हिंदी वाली बुक में बड़ा लंबा दिया है तो इतना सब दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो निकाला सही बात है, फिर इसके बाद ज़्यादा बड़ा कर दिया है, या न्यूटन का गति का नियम लगा दिया है, दूसरा बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। इंग्लिश वाली बुक से हमने आपको
सिंपल भाषा में समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m एवं चाल v है, d दूरी पर समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, चाल v है और d दूरी पर है एक दूसरे से, और समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मतलब एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर चल रहे हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर को जा रहा है, और ये कोण 180 डिग्री है क्योंकि समांतर दिशाएं कह रहा है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय यानी डबल पार्टिकल सिस्टम का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है चाहे हम जिस बिंदु के परितः कोणीय संवेग लें। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है दर्शाइए कि इस द्विकण निकाय का सदिश कोणीय संवेग समान रहता है चाहे हम जिस बिंदु के परितः कोणीय संवेग लें। तो पॉइंट नहीं मायने रखता है कि किस बिंदु के परितः ले रहे हैं, सदिश कोणीय संवेग इस द्विकण का यानी बाई पार्टिकल सिस्टम का हमेशा समान रहेगा। कैसे रहेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है, क्वेश्चन में दिया गया है। प्रत्येक कण का वेग v है, क्वेश्चन में दिया गया है। कण d दूरी पर दो समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, यह क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो ये d दूरी हमने रखी है दोनों कणों की, और कण d दूरी पर दो समांतर रेखाओं के अनुदिश विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए कह रहा है कि माना किसी क्षण t पर कणों की स्थितियां P1 व P2 है। तो मान लीजिए दो क्षण हमने बना लिए। तो यहाँ पर देखिए विपरीत दिशाओं में चलने के लिए ये तीर तो एक ही तरफ लगाया है, लेकिन इसको अगर v माना है तो इसको -v माना है। इससे पता चलता है कि दोनों की दिशाएं विपरीत। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माना बिंदु O के परितः किसी क्षण कणों के कोणीय संवेग तथा स्थित सदिश क्रमशः L1 व L2 तथा R1 व R2 है। तो कोणीय संवेग L1 L2 है किसी बिंदु O के परितः, यह बिंदु O है, और स्थित सदिश R1 और R2 है। तो अब देखिए L1 बराबर हो जाएगा R क्रॉस P होता है, तो R1 इंटू क्रॉस P का मतलब रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे रेखीय वेग, तो डायरेक्ट mv रखा है। इसी प्रकार L2 हो जाएगा R2 गुणे mv, क्योंकि दोनों के वेग समान है, केवल दिशाएं विपरीत है, इसलिए दोनों में v रखा गया है। अब कह रहा है यदि निकाय का परिणामी कोणीय संवेग L है, अगर इसका परिणामी कोणीय संवेग L हो तब क्या होगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों संवेग को जोड़ देंगे मैग्नीट्यूड के। तो चूंकि दोनों सदिश राशियां हैं तो सीधा L बराबर L1 प्लस L2 हो जाएगा, बराबर R1 इंटू mv प्लस, अब चूंकि ये v विपरीत दिशा में है इसलिए -v है, तो यहाँ पर -R2 इंटू -mv कर सकते हैं या -R2 इंटू mv कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दोनों कण विपरीत दिशाओं में है, इसलिए माइनस लगाया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इस फिगर को और अच्छे से समझते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बारीकी से समझें तो ये कोण थीटा है, तो पास में कास यानी ये कास थीटा होगा, और इससे 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट जाएगा वो हमारा साइन थीटा होगा। इसी प्रकार ये कास थीटा होगा, और इससे 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट जाएगा ऐसे, ये हमारा साइन थीटा होगा। हमने आपको बताया है पास में कास सामने साइन।
तो ये कंपोनेंट कास थीटा, तो ये साइन थीटा, एक थीटा 1 है, इसलिए R1 साइन थीटा 1 लिखा है इस R1 के लिए। इसी प्रकार से R2 के लिए थीटा 2 है, तो ये R2 साइन थीटा 2 लिखा गया। ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो इस प्रकार से जो ये साइन थीटा वाला घटक है वो इसके लिए R1 के लिए R1 साइन थीटा 1 होगा, R2 के लिए R2 साइन थीटा 2 होगा, क्योंकि ये कोण थीटा 2 है। अब चूंकि कोई ये रेखा है, इसको अगर कोई ऐसे काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 है, इसमें ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है। ये बीच की दूरी d है। तो कैसे लिखा गया है ये आपको समझाने का प्रयास हमने किया। अब देखिए, अब यहाँ पर मॉड ऑफ L बराबर मॉड ऑफ L1 माइनस मॉड ऑफ L2 होगा। यहाँ पर निगेटिव साइन इस वर्ड निगेटिव की वजह से आ जाएगा, तो यहाँ पर सदिश योग है। अब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड ऑफ L बराबर मॉड ऑफ L1 माइनस मॉड ऑफ L2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा R क्रॉस P था, तो R1 है, P MV होगा और साइन थीटा 1 ये कंपोनेंट होगा, तो MV R1 साइन थीटा 1 माइनस इसी प्रकार इसमें होगा MV R2 साइन थीटा 2 बराबर MV ब्रैकेट में R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, जहाँ थीटा 1 तथा थीटा 2 क्रमशः R1 तथा V और R2 तथा V के बीच के कोण है। यानी V और ये R1 के बीच का कोण ये थीटा 1 और ये R2 और V के बीच का कोण है, मतलब थीटा 2। ये आगे बढ़ाएंगे तो ये दिशा ऐसे हो जाएगी, ये दिशा ऐसे हो जाएगी। जब कण समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तब उनकी गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है तथा उनकी दूरियां OM इक्वल टू R1 साइन थीटा 1 और ON इक्वल टू R2 साइन थीटा 2 एक समान रहती हैं कुल मिला के। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये ओरिजिन है, इस पॉइंट के तहत अगर कोई वस्तु कह रहा है जब कण समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तब इनकी गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। चूंकि दोनों को समांतर ही रखना है तो चाहे जितना आगे जाए इनकी गति की दिशा परिवर्तित रहती है तथा उनकी दूरियां क्या होंगी, ये बीच की दूरी तो बराबर रहेंगी ना यहाँ से, तो R1 साइन थीटा 1 R2 साइन थीटा 2 बराबर ही रहेंगे। इसलिए OM बराबर R1 साइन थीटा 1 OM और ON बराबर R2 साइन थीटा 2, ये जो है एक समान रहेंगे क्योंकि दोनों समांतर रहेंगे और बीच की दूरी भी नहीं बदलेगी। तो केंद्र बिंदु से उनकी अगर दूरियां ली जाए तो हमेशा ये वाली दूरियां बराबर रहेंगी, क्योंकि पिंड जिधर चल रहा है उससे ये लंबवत दूरियां हैं, ध्यान दीजिए। तो लंबवत दूरी कभी नहीं बदलेगी, ये वाली, ये पैरेलल है, ऐसे चलेंगे तो ये दूरी तो हमेशा रहेगी ना। ये दूरी भले बदल जाए आगे चलने पे, लेकिन ये लंबवत दूरियां नहीं बदलेंगी, इसको ध्यान देना है। तो इसलिए OM बराबर R1 साइन थीटा 1 और ON बराबर R2 साइन थीटा 2 एक समान रहेंगी। तो OM माइनस ON बराबर MN बराबर D हो जाएगा, क्योंकि ये बीच की दूरी MN D है, तो OM माइनस MN बराबर D हो जाएगा। इस पूरे में इतना घटा देंगे, अगर इस OM माइनस ON करेंगे तो ये D आ जाएगा। तो वही किया है, OM माइनस ON बराबर MN बराबर D, ये दिया है क्वेश्चन में, ऐसा कह रहा है। इसको देखते हैं, ये देखिए कह रहा है कि दो कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m एवं चाल v है, d दूरी पर समांतर रेखाओं के अंदर d दूरी है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d, ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये OM बराबर R1 साइन थीटा 1 माइनस ON बराबर R2 साइन थीटा 2 यहाँ से उठा के रखा तो बराबर हो गया D।
अब देखें समीकरण 1 mv r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin थीटा 2, तो r1 sin थीटा 1 माइनस r2 sin थीटा 2 बराबर d आ गया है। तो इसकी जगह अगर हम d रख दें तो mv इंटू डी हो जाएगा मॉड ऑफ l बराबर। तो यहाँ पर देखें मॉड ऑफ l बराबर mv इंटू ये पूरे की जगह d रख दिया। तो यह समय के साथ नियत है, टाइम के साथ ये कांस्टेंट है क्योंकि कोणीय संवेग है। तो यल की दिशा r तथा v तल के लंबवत तथा कागज के तल के अंदर की ओर है जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है l की दिशा r तथा v तल के लंबवत। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो r है और v है ये x y प्लेन में है, तो इसके लंबवत यानी z प्लेन में कोणीय संवेग की दिशा रहेगी, जैसा पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए एक चीज ये ध्यान देना है कि वेग इधर को है, तो ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, ये रेखा ये पोजीशन है कण की, तो इधर को वेग है तो रेखीय संवेग भी इधर को होगा, तो ये चीज आगे की ओर जाएगी, ये चीज इधर को जाएगी। और चूंकि ये वेग माइनस v है मतलब इसके अपोजिट है, तो इसको इधर को ले जाएगा, इस पॉइंट को P1 इधर को जाएगा, तो ये P2 पॉइंट हमारा इधर को जाएगा। अब कोई अगर चीज है ऐसे तो ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, यानी ये ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में घूमने लगेगा। तो अगर हम किसी चीज को घड़ी के चलने की दिशा में ऐसे ऐसे घुमाएं, तो स्क्रू को अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारे कागज के तल पर अंदर की ओर धंसेगा, अंदर की ओर। ध्यान दीजिए, अंदर की ओर धंसेगा। तो चूंकि v और r के तल के लंबवत है कोणीय संवेग, तो ऐसे ऐसे दाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा पिंड, तो अंदर की ओर हमारा कोणीय संवेग होगा। इसीलिए कह रहा है कि जब कण समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तब उनकी गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है तथा उनकी दूरियां ये सब जो दी गई हैं तथा l की दिशा r तथा v तल के लंबवत तथा कागज के तल की अंदर की ओर है जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि v एक समान है। तो जब वेग एक समान है तो समय के साथ हमारा l भी परिवर्तित नहीं होगा। अतः द्विकण निकाय का सदिश कोणीय संवेग यानी वेक्टर एंगुलर मोमेंटम समान रहता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्यों कागज के तल के अंदर की ओर है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किए। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।